हाय फ्रेंड्स। तो चलिए एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं आपको आज कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ और ये किस तरह का साइंस है और प्लैनेट्स की जो एनर्जी है हमारी नॉर्मल और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। मैं यहाँ पे एक वेबसाइट टाइप कर रहा हूँ जिसका नाम है theplanetstoday.com और जैसे ही आप इस वेबसाइट में जाएंगे आप देख सकेंगे यहाँ पे सारी साइन है, लियो, कैंसर, जेमिनी, अराइस और हर साइन में हर हाउस में आप प्लैनेट्स की पोजीशन देख सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस में है, कौन सी साइन में है। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले आप ये जान लेंगे कि यूनिवर्स में ये जो डिफरेंट हाउस है, यूनिवर्स को जिस तरह से 12 हाउस में डिवाइड किया गया है वो हर हाउस का और ये प्लैनेट्स का जो हर तरह की एनर्जी प्रोड्यूस करता है उनका यूनिवर्स में हर हाउस में रोल किया है। ओके, तो आप इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें और आप यहाँ पे देख सकेंगे द प्लैनेट्स, हर प्लैनेट्स की जो एनर्जीज है उसका पूरा लिस्ट दिया गया है कि कौन सा प्लैनेट किस तरह की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, सन जो है वो ईगो और सेल्फ, मून जो है इमोशन, मूड्स, ओके, मर्क्यूरी कम्युनिकेशन, थिंकिंग, ओके, जुपिटर प्रॉस्पेरिटी, गुड फॉर्चून, सैटर्न जो है लिमिटेशन, प्रैक्टिकलिटी। तो हर प्लैनेट की कुछ ना कुछ खासियत है। ओके, और आप थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप ये जो सारे हाउसेस है, 12 हाउसेस, यूनिवर्स को जिस तरह से डिवाइड किया गया है 12 हाउसेस में, हर हाउसेस की क्या खासियत है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से लेके 12 तक हाउस है। ओके, और हर हाउस के बारे में डिटेल में समझाया गया है कि कौन सा हाउस क्या इंडिकेट करता है। ओके, फर्स्ट हाउस जो है फिजिकल अपीयरेंस, ट्रेड कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट इंप्रेशन, जनरल आउटलुक, ओके, वर्ल्ड ईगो, बिगिनिंग, ओके, दैट मीन्स हाउस ऑफ सेल्फ। ओके, सेकंड जो हाउस होता है हाउस ऑफ वैल्यू, मनी जिसको हम कहते हैं, सेकंड हाउस जिसको हम कहते हैं मनी के लिए होता है। तो आप देखें मटेरियल एंड इमटेरियल थिंग्स ऑफ सर्टेन वैल्यू, मनी, बिलोंगिंग, प्रॉपर्टी, ये जो सारे मामले हैं वो सेकंड हाउस से जुड़े हुए हैं। हाउस ऑफ थर्ड हाउस जो है हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है, चौथा हाउस जो फैमिली के लिए होता है, फिफ्थ हाउस जो एंटरटेनमेंट के लिए होता है। ओके, इसी तरह से जो सेवंथ हाउस है हाउस ऑफ पार्टनरशिप, ओके, इसमें मैरिज हो सकती है, क्लोज कॉन्फिडेंट लाइक रिलेशनशिप, एनीथिंग, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, इसमें बिजनेस एग्रीमेंट जुड़े हुए हैं। ओके, तो हर हाउस की कुछ ना कुछ खासियत है। तो फ्रेंड्स, जब आपका जन्म होता है, जब आपका बर्थ होता है तो मून और सन साइन को देख के डिसाइड किया जाता है कि आप कौन सी राशि से बिलोंग करते हैं, आपका हाउस कौन सा है, और जब आपका जन्म हुआ था तो कौन से प्लैनेट कौन से हाउस में थे। ओके, तो हम लोग वापस स्क्रॉल अप करेंगे और अब हम यहाँ पे जो डेट का कॉलम है हम लोग यहाँ पे ऐसे ही एक बर्थ डेट डाल देते हैं 1975 जनवरी 15। ओके, और प्रोसीड करते हैं। तो आप देखोगे ये वक्त पे प्लैनेट की पोजीशन क्या थी, कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस में था। ओके, अब जब आप ये स्क्रीन पे देखोगे तो जो लोग सन साइन को फॉलो करते हैं वो बोलेंगे कि हमारी बर्थ राशि कैप्रिकॉर्न है, और जो लोग मून साइन को फॉलो करते हैं वो कहेंगे कि हमारी बर्थ साइन जो है स्पाइसेस है। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप सन साइन फॉलो करें। ओके, अगर आपको चेक करना है कि आपकी लाइफ में अस्थम शनि कब स्टार्ट होगा तो आप मून साइन फॉलो करें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि मैं सन साइन फॉलो करता हूँ और मुझे लगता है कि यही सही है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। बाकी जो एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं वो मुझसे बेहतर जानते हैं कि कौन सी राशि और कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि के लिए सही है।
अब जो शास्त्री लोग हैं, पंडित लोग हैं, जो एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा जानते हैं, तो वो आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जब आप पैदा हुए थे तो ये आपके बर्थ प्लैनेट थे। ओके, आपका जो सेकंड हाउस जो है, जो मनी का हाउस है, उसमें आप देख सकते हैं मर्क्यूरी और वेनस दोनों कंजक्ट है। तो आपके पूरे लाइफ में आपको पैसे की ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, और आप देख सकते हैं जो जुपिटर है वो कम्युनिकेशन के हाउस में है, थर्ड हाउस में है। तो जो आपको पैसा मिलेगा वो कम्युनिकेशन फील्ड में मिलेगा। हो सकता है कि आप कोई बड़ा बिजनेस करें या फिर आप कोई मीडिया में हो। ओके, सो कम्युनिकेशन फील्ड में से आपको पैसा मिलेगा। फिर आप देखें फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। सेवंथ में आप देखोगे जो पार्टनरशिप होती है, जो एग्रीमेंट होता है, सैटर्न वहाँ पे बैठा हुआ है, सैटर्न प्लेनेट उधर है। तो आप जो कम्युनिकेशन करोगे और जो पैसा आपको मिलेगा, ओके, वो इतना इजी नहीं मिलेगा क्योंकि सैटर्न जो है, ओके, वो आपको वो फील्ड में आपको कामयाब जरूर करेगा, मगर आपकी बहुत सारी इम्तिहान लेगा, वो बहुत सारे एग्जाम्स लेगा। आपको इतना इजी सक्सेस नहीं मिलेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। सक्सेस आपको जरूर मिलेगा मगर इतना इजी नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लैनेट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये उस बंदे के लिए है जिसका जन्म 15 जैन 1975 को हुआ था। ओके, तो इस डेट को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ज़िंदगी में कौन सा वक्त अच्छा रहा होगा और कौन सा बुरा रहा होगा। ओके, देखिए, ये पूरे यूनिवर्स में जो गेम है जुपिटर और सैटर्न के हाथ में होती है। ओके, सैटर्न कोई बुरा प्लैनेट नहीं है, मगर वो जब भी एक एरिया में आता है, एक हाउस में आता है, तो वो आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा देता है, क्योंकि उसका काम है आपको दुनिया के तौर तरीके सिखाना। ओके, आपको काबिल बनाना। ओके, सच्चाई को फेस करवाना। ओके, तो जुपिटर जो है वो आपको ब्लेसिंग देता रहता है, मगर सैटर्न जो है, जो न्यायाधीश जिसको बोलते हैं, जज जिसको बोलते हैं, वो आपके एग्ज़ाम लेता रहता है। तो जब मैं इस बंदे के प्लैनेट्स थोड़े आगे बढ़ाऊंगा, वक्त को आगे बढ़ाऊंगा, तो मैं इतना बता सकता हूँ कि ये जो सैटर्न है, इसकी जो साइन थी कैप्रिकॉर्न थी। अभी देखो सैटर्न धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। ओके, और सैटर्न आके खड़ा हो गया 12th हाउस में और कैप्रिकॉर्न मतलब फर्स्ट हाउस में। तो जब ये बंदा 1989, मतलब ये बहुत यंग एज में रहेगा, ओके, उसकी लाइफ थोड़ी स्ट्रगल रहेगी। उसका मतलब है कि प्लैनेट जो है, जब तक आपकी एज 30 साल की या 30 से कम नहीं, 30 से ज़्यादा होती है, तभी प्लैनेट का इम्पैक्ट आप पे ज़्यादा होता है, सैटर्न का इम्पैक्ट आप पे ज़्यादा होता है। और दूसरे प्लैनेट्स का या सैटर्न का इम्पैक्ट इतना नहीं होता है कि अगर आपकी एज समझो 10 साल है, 12 साल है, 19 साल है, स्ट्रगलिंग लाइफ होती है, मगर इतना इम्पैक्ट नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है, अगर बर्थ प्लैनेट में अगर सैटर्न आपके सेकंड हाउस में है, तो ऐसा माना जाता है कि आपकी लाइफ पूरी ज़िंदगी स्ट्रगलिंग में जाएगी। और समझो सेकंड हाउस में अगर जुपिटर है आपके बर्थ हाउस में, तो आपकी पूरी ज़िंदगी लग्जरियस लाइफ में जाती है, सुकून में जाती है, कोई पंगा होता नहीं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आपके बर्थ के वक्त जो प्लैनेट्स होता है उनका इम्पैक्ट आपकी पूरी लाइफ में कैसा होता है। ओके, तो मेरा सबसे पहले मकसद था कि आपको एस्ट्रोलॉजी में हाउस के बारे में समझाना। ओके, फिर आपका जन्म होता है तो मून या सन राशि को देखना। ओके, फिर मेरा मकसद था कि मैं आपको प्लैनेट्स और उसकी एनर्जी के बारे में बताऊं, और आपको ये भी बताऊं कि सारे प्लैनेट्स एक तरफ और जुपिटर और सैटर्न एक तरफ, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में जो गेम चेंजर जिसको बोला जाता है, जो मेन प्लेयर बोला जाता है, वो जुपिटर और सैटर्न होता है। ओके, तो चलिए, जो आपने अभी स्टडी किया है, हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे किसी का बर्थ डेट लेते हैं। चलिए, अभी इंडिया में पावरफुल जो बंदा है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, उसका बर्थ डेट हम लोग चेक करते हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी का जो बर्थ
बॉर्न हुआ था वो सितंबर 17, 1950 का था। अब हम उसकी एज हमारे ये डेट कॉलम में डालते हैं 1950 सितंबर 17 सितंबर और हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। तो जब आप देखेंगे कि मिस्टर मोदी के जो बर्थ प्लैनेट थे, ओके, अब उसका सन साइन जो क्या है वर्गो है, ओके, उसका पहला हाउस क्या होता है, ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट हाउस है जनरल आउटलुक इनटू द वर्ल्ड, ईगो, बिगिनिंग, इनिशिएटिव, ओके, हाउस ऑफ सेल्फ। तो जब आप देखोगे कि मिस्टर मोदी के फर्स्ट हाउस पे, ओके, सैटर्न है, ओके, ऊपर से मर्क्यूरी से कंजक्शन है। तो जब मर्क्यूरी कम्युनिकेशन का प्लैनेट सैटर्न के साथ कंजेक्ट होता है, ओके, और जब सन ईगो का प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में है, जब वेनस जो आपको लव, सेक्स, मनी सब देता है, तो इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल प्लैनेट होगा तो बंदा प्राइम मिनिस्टर ही बनेगा, ओके। फिर आप उसको देखो सेकंड हाउस में नेपच्यून और थर्ड हाउस में मार्स है। तो थर्ड हाउस में मार्स होने से क्या होता है, मार्स जो है एनर्जी प्रोड्यूस करने का प्लैनेट है, वो एक तरह का जनरेटर है। वो जो भी अगर प्लैनेट समझो वेनस आपके फर्स्ट हाउस में है और मार्स उसके साथ कंजक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, तो वेनस की एनर्जी और पावरफुल हो जाती है, आप समझे। तो ये मिस्टर मोदी के प्लैनेट्स थे। चलो इसी तरह हम किसी और के प्लैनेट चेक कर लेते हैं। और हाँ, मैं एक बात और भी बताना भूल गया कि आप जुपिटर देखो, वो मिस्टर मोदी के बर्थ चार्ट में 7th हाउस में है। तो 7th हाउस किसके लिए होता है, पार्टनरशिप, एग्रीमेंट, you know, so this is how your birth planet has impact in your life, okay। चलो हम किसी और का भी देख लेते हैं। अब हम एक दूसरी सबसे बड़ी पर्सनालिटी जो इंडिया की जान है, ओके, उसके बर्थ प्लैनेट देखेंगे, मिस्टर अमिताभ बच्चन। आप उसकी डेट देख सकते हो 11 अक्टूबर 1942, ओके। हम अपने डेट कॉलम में अब डालेंगे 1942 मंथ 10 11 अक्टूबर प्रोसीड। तो जब ये आप डेट डाल के प्रोसीड करोगे, आप देखोगे कि अमिताभ बच्चन जो है कौन सी राशि से बिलोंग करते हैं। अभी आप उसका फर्स्ट हाउस में आप प्लैनेट देख सकते हैं, वेनस जो लव, सेक्स, मनी, मार्स के साथ मर्क्यूरी का कंजक्शन है, ओके। फिर आप देखें कि फर्स्ट हाउस उनका लिब्रा हो जाता है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, ओके। 9 हाउस में आप देखें सैटर्न और यूरेनस, ओके। तो 9th हाउस किस चीज़ के लिए होता है, 9th हाउस जो होता है फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन कंट्रीज, कल्चर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स, जर्नी, रिलीजन, लॉ एंड एथिक्स, हायर एजुकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस थ्रू एक्सपेंशन। सो ये सारी खूबियाँ और सब कुछ आपने देखा है मिस्टर अमिताभ बच्चन की लाइफस्टाइल को जुड़े हुए। और आप देखो 10th हाउस में जुपिटर है। 10th हाउस जो होता है वो करियर के लिए होता है। तो आप देखोगे जुपिटर 10th हाउस में होने से एम्बिशंस, मोटिवेशंस, कैरियर, स्टेटस इन सोसाइटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, फादर और फादर फिगर, द ब्रेड विनर ऑफ द हाउस होल्ड। तो ये अमिताभ बच्चन के प्लैनेट्स है। तो ये इसके बर्थ प्लैनेट है। तो आप देख सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो उनकी सक्सेस है उसमें प्लैनेट्स का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो फ्रेंड, आपने अभी तक का वीडियो जो देखा है उसमें आपने इतना समझा होगा कि यूनिवर्स जो है वो 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हर हाउस को कुछ नाम दिया गया है, राशि जिसको हम कहते हैं लियो, कैंसर, जेमिनी। और ये जो एरिया है, ये जो हाउस जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, ओके। उस स्टार्स में जब सन होता है या मून होता है और उस वक्त जब किसी का जन्म होता है तो प्लैनेट्स किस तरह से उसकी पूरी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। तो ये आपने अभी तक के वीडियो में देखा। आपको वो नरेंद्र मोदी भी बना सकता है, आपको अमिताभ बच्चन भी बना सकता है। और फ्रेंड, हम लोग अगर आज की बात करें, आज की जो डेट है उसकी बात करें, तो कैप्रिकॉर्न जो है उसकी 7.5 चल रही है, ओके। और इस कैप्रिकॉर्न जो साइन है
उसका एक टफ टाइम चल रहा है, क्योंकि सैटर्न उसके फर्स्ट हाउस में है। सैटर्न जब 12th हाउस में, फर्स्ट हाउस में और सेकंड हाउस में होता है तो नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी में उसको साढ़े साथी का वक्त बोला जाता है। ये टाइम में कैप्रिकॉर्न जो साइन है उनकी लाइफ थोड़ी स्ट्रगलिंग हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक बात आप हमेशा याद रखना कि प्लैनेट्स जो है, खास करके सैटर्न, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आपको नहीं होता अगर आपकी एज 10 साल है, 12 साल है, 15 साल है। थोड़ी थोड़ी अड़चने आती है मगर उतना भी नहीं होता। मगर आप एक 30 से 40 ईयर्स की एज में है तो आपको इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ओके। और अगर आपकी एज और बढ़ जाती है, 50-60 के पास पहुंच जाते हो, तब इसका भी इम्पैक्ट नहीं होता। तो जो मेन एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट जो होता है प्लैनेट्स का, वो सिर्फ 30 और 40 के एज के बीच में होता है। और हो सकता है जुपिटर भी फर्स्ट हाउस में है, तो वो बंदा जो जिस कैप्रिकॉर्न साइन से बिलोंग करता है, उसकी लाइफ में इतनी अड़चने ना हो। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो साथ में उसको ब्लेसिंग भी आ रहे होंगे। दोस्तों, जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा जा रहा होता है तो किसी के लिए माइंड नहीं करता कि जुपिटर कौन से हाउस में है, ओके, आपका वेनस कौन से हाउस में है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा जा रहा है नहीं जा रहा है, यू डोंट केयर, राइट। प्रॉब्लम वहीं खड़ी हो जाती है। आप तभी मस्जिद में भागेंगे, आप मंदिर में भागेंगे, ओके, खुदा के सामने, अपने गॉड के सामने आप अपना माथा टेकोगे जब आपको प्रॉब्लम होगी, सही है ना। और तभी आप पंडितों के पास भागोगे, पूछोगे भाई मेरे प्लैनेट्स का क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पूजा करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। तो जब प्रॉब्लम बंदे को होती है ना, तो तभी उसको कुछ समझ में नहीं आता और वो इधर उधर भागता है। ओके। मैंने जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ, देखिए काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि दो लोगों के बर्थ जो डेट है सेम होते हैं, बर्थ प्लेस सेम होते हैं, मगर दोनों की लाइफ एकदम अलग होती है। कोई बंदा बहुत खुश होता है तो कोई बंदा बहुत तकलीफ में होता है। देखिए, सैटर्न का काम क्या है, आज मैं आपको सैटर्न के बारे में थोड़ा और ज़्यादा बताऊंगा कि सैटर्न आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है। देखिए, अगर आपने अपने बचपन से लेके 20-25 साल की ज़िंदगी जी है, ओके, और उस ज़िंदगी में समझो आपने कुछ गलत काम किए हैं, सैटर्न अगर साढ़े साथी हुई भी उस वक्त तो आपको उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। मगर चीज़ क्या है कि अगर आपने उस वक्त कुछ क्राइम किए, किसी के दिल को हर्ट किया, अपने पेरेंट्स को तकलीफ पहुंचाई, क्योंकि यंग एज में लोग ऐसा करते रहते हैं, सही है, दारू भी पियेंगे, ड्रग्स भी करेंगे, ओके, औरतों से अफेयर करेंगे, लफड़े करेंगे, सब करेंगे। फिर क्या होता है, जब आप 30 से 40 की एज में जाते हो और जब आपकी साढ़े साथी शुरू होती है, तब सैटर्न अपना काम करता है, तब वो काम पे लग जाता है। क्योंकि आप तो अपनी गलती करके भूल जाओगे, मगर सैटर्न कभी नहीं भूलता। तो जो आपने गलतियां की है और अगर उस वक्त में अगर आपकी साढ़े साथी स्टार्ट हो गई, तो बाय गॉड फिर आप खुद ही जानते हो कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। अगर आपने अपने पेरेंट्स को हर्ट किया है बचपन में और आपके अगर बच्चे होते हैं तो वो आपको सेम उसी तरीके से आपको हर्ट करेंगे। अगर आपने किसी बंदे के बिजनेस में आपने कुछ उसको चीट किया है, या आपने उसको कुछ हर्ट किया है, कुछ भी किया है, ये क्या है, सारी चीज़ें आपको सैटर्न जो है, सारी चीज़ें आपके साथ होती है। आपको वो जगह पे लाके खड़ा कर देता है कि आपको आपकी गलती का एहसास कराए। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपके साथ ये सारे हालात पैदा ना हो, ओके, आपके बच्चे आपको परेशान ना करें, ओके, आपका बिजनेस पार्टनर आपको चीट ना करे, ओके, आपके साथ सब अच्छा हो, तो पहले से ही आपको अच्छे बने रहना पड़ेगा। आप पहले से ही गुनाह करते रहे और आपकी साढ़े साथी स्टार्ट हो गई, फिर आप कहीं मंदिर में भागो, मस्जिद में भागो, खुदा के सामने माथा टेको, कुछ भी करो, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। आप कितने भी पूजा कराए, कुछ भी कराए, फिर वो जो सैटर्न है वो अपना एक
बुक लेके बैठा है वो आपका हिसाब बराबर करता है। और सैटर्न आपका हिसाब करेगा, उसका रीज़न इतना ही है कि जो आने वाला टाइम है या आफ्टर लाइफ का जो टाइम है, जो बंदे का फेथ है, मुस्लिम बोलता है कि मैं जन्नत में जाऊंगा, हिंदू बोलता है मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तो आपको किसको नहीं चाहिए जन्नत, किसको नहीं चाहिए स्वर्ग, किसको नहीं चाहिए आफ्टर लाइफ, अगर कुछ अच्छा हो तो किसको नहीं चाहिए। एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन, यू नो, वी थिंक अबाउट आवर लाइफ, वेदर इट इज दिस वर्ल्ड और दैट वर्ल्ड। ओके, तो बस ये आपको क्लीन करते रहते हैं। ये जो प्लैनेट्स है, इट्स क्रिएटेड बाय गॉड, इट्स अ काइंड ऑफ साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, इज क्रिएटेड बाय गॉड। ओके, जो आपको पूरी जिंदगी पॉलिश करते रहते हैं। और देखिए, मैं अपनी बात दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जो स्कॉर्पियो साइन है, जो सेजिटेरियस है, ये जो साइन है, इन्होंने अभी रिसेंटली बहुत कुछ झेला है सैटर्न की वजह से। उनकी लाइफ बहुत टफ थी आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, अभी भी चल रही है। सेजिटेरियस की साढ़े साथी जो है अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो आप उनको पूछे कि क्या ऐसी चीज़ हुई है, क्या आपने प्रीवियसली किसी को तकलीफ दी और आपके साथ क्या ऐसा कुछ रिपीट हुआ है, तो मैं सच बोलता हूँ वो बंदा इग्नोर नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा कि उससे भूल हुई है। ओके, और जो प्लैनेट्स की एनर्जी है, ओके, उसने उसको फेस किया है, सैटर्न ने उसके साथ जस्टिस किया है। और देखिए, कुछ लास्ट मिनट से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ओके, जिसमें आपने समझा है कि एस्ट्रोलॉजी कैसी होती है, किस तरह से काम करती है। मगर मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा इसमें घुसे, ज़्यादा इसमें स्टडी करें, क्योंकि चीज़ क्या होती है कि आपको मैंने समझाना था बस यही कि आपकी जो पर्सनल लाइफ में सैटर्न अगर आपको साढ़े साथी लगती है, आपको परेशानी होती है, तो कैसे होती है। ओके, बाकी सारे प्लैनेट्स जो है पैसे का, कम्युनिकेशन का, एनर्जी का, ईगो का, वो आता जाता रहता है ना। मगर अगर आपने कुछ गलत काम किया है तो सैटर्न उसका हिसाब लेता है, फिर वो वक्त आपके लिए बहुत टफ हो जाता है। अगर वो वक्त आपका टफ ना हो, आपको ज़िंदगी में किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, ओके, तो बेटर है कि आप गलत चीज़ों से दूर रहें, स्मोकिंग से दूर रहे, दारू से दूर रहे, ओके, जिना करने से, रेप करने से, क्राइम करने से दूर रहे। क्योंकि अगर ये चीज़ें आप अगर फेस नहीं करते तो आपकी आने वाली नस्ल फेस करती है। ये सारी चीज़ें आपके बच्चों पे आती है, आपके बूढ़ों पे आती है, तो कहीं कुछ जाता नहीं है। अगर आपने किसी को पत्थर को भी ठोकर मारी है तो वो पत्थर भी आपको ठोकर मारेगा जब आपके बुरे वक्त चल रहे होंगे। तो ये आपको याद रखना है। और एस्ट्रोलॉजी में आप ज़्यादा घुसो नहीं, क्योंकि प्लैनेट जो होते हैं उनका काम सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है ना। हमारे पास बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है, ओके। शास्त्रों में, किताबों में, कुरान में इन सब चीज़ों को किस तरह से फेस किया जाए वो बताया गया है ऑलरेडी। जैसे कि मैं मुस्लिम हूँ, ओके, हमारा जो काबा है, हमारा जो होली प्लेस है काबा, वो हम लोग वो अर्थ के सेंटर पे है, ओके, जहाँ पे ग्रेविटी पोल है। तो जब एक मुसलमान नमाज पढ़ता है, वो उसका डायरेक्शन जो होता है किबला की तरफ होता है। जब नॉर्मली क्या होता है, बंदा जब हर एनर्जी उसको टच होती रहती है, अच्छी एनर्जी, बुरी एनर्जी, और सारी एनर्जी जो है हमारे जो सर का पिछले का हिस्सा है, दिमाग के नीचे का हिस्सा, उसको चक्रा बोला जाता है। वो सारी एनर्जी उसमें इकट्ठा होती है और वो माइंड पे और तुम्हारी लाइफ पे कोई इम्पेक्ट करे उससे पहले मुसलमान क्या करता है, 5 वक्त की नमाजें अदा करता है। जैसे ही वो किबला की तरफ मुंह रख के सजदा करता है, सजदे की हालत में होता है, वो सारी जो बैड एनर्जी, वो जो सब जो एनर्जीज होती है, अच्छी बुरी, सारी वो रिलीज हो जाती है। तो बंदा क्या होता है, अपनी ज़िंदगी में एकदम लाइट फील करता है। वो सारी चीज़ों से अगर कोई नेगेटिव अगर कुछ स्पिरिचुअल है, अगर कोई पैरानॉर्मल चीज़ें अगर कुछ है आपकी ज़िंदगी में आसपास, अगर कुछ हो रही है, तो उसका अगर इम्पेक्ट आप पे बढ़ता है, आप पे हावी होता है, तो नमाज पढ़ने से क्या वो रिलीज हो जाता है। हिंदू लोग क्या करते हैं, हिंदू लोग जहाँ तक मुझे मालूम है शनि की पूजा करते हैं,
हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पाठ पठन करते हैं। तो ये सब धर्मों में बताया गया है कि भाई ये सारी चीज़ों से बचना है, तो आप ये सारी चीज़ें करा करें। तो कहने का मतलब है जो बंदा पहले से ही खुदा के साथ लगा हुआ है, जो पांचों वक्त का नमाजी है, ओके, तो उसको ये सारी एनर्जी इम्पैक्ट नहीं करती और वो भरोसा भी नहीं करेगा। अगर मैं किसी नमाजी बंदे के पास जाके बोलूं कि भाई ये एस्ट्रोलॉजी है, ये ऐसा है वैसा है, कि वो बोलेगा यार जाओ मियाँ, टाइम खराब मत करो हमारा। सही है ना? तो एस्ट्रोलॉजी में क्या है, आप देखेंगे काफ़ी लोगों ने धंधा बनाया हुआ है। वो आपको बोलेंगे कि भाई हाँ देखो आपका ये आने वाला वीक अच्छा जाने वाला है, आपका अभी तक का जो गलत टाइम था वो निकल गया, ये वो बहुत सारी बातें बताएगा, क्योंकि वो पैसा कमाता है आपसे। और वो आपके बर्थ डेट देख के आपको उसको समझ में आ जाएगा कि अगर आपका जुपिटर 12th हाउस में है, फर्स्ट हाउस में और सेकंड में आने वाला है, तो आपको बता देगा यार ये तुम्हारा है ना 2 साल बाद एक अच्छा वक्त आने वाला है। और लाजिम आपका जुपिटर अगर सेकंड हाउस में आता है तो लाजिम आपका अच्छा वक्त आता है। फिर आपका एक फेथ बन जाता है, फिर आप वो बंदे को फॉलो करते हो, उसका उसको मतलब भगवान बना दोगे। अगर आप किसी ने बोला है कि भाई तेरा अच्छा टाइम आने वाला है ये वक्त पे, तो लाजिम है, अगर आपको ये सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो आप तो उसे गॉड ही मानोगे, आप तो उससे जुड़ जाओगे, वो आपसे पैसा कमाएगा फिर, है ना? फिर आपकी वो पर्सनल लाइफ में घुस जाएगा, आपकी बिजनेस लाइफ में घुस जाएगा, आपकी फैमिली में घुस जाएगा, आपकी ज़िंदगी में घुस जाएगा, आपकी आत्माओं में घुस जाएगा। कहाँ भागोगे फिर? कहीं नहीं भाग सकते आप। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये जो प्लैनेट्स है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ओके। सबसे पहली बात, उसमें जो सैटर्न का जो मेन रोल होता है, क्योंकि वो आपकी एग्ज़ाम लेता रहता है, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, ओके। और तीसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि बंदा रिलीजियस चीज़ों से जुड़ा रहे, चाहे वो कौन से भी धर्म का हो। वो अच्छे काम करे तो उसके साथ सब अच्छा होता है, ओके। बुरे काम करेगा तो उसकी भरपाई भी करेगा वो, नहीं तो उसकी आने वाली नस्ल करेगी। तो मेरे दोस्तों, आप जो है, आपके आसपास बहुत सारी एनर्जीज है, आप उसके साथ घिरे हुए हो, उन्होंने आपको घेरा हुआ है, और वो चाहे ऐसा आपकी ज़िंदगी में उथल पथल मचा सकती है। अगर आप सही काम नहीं करते, गलत काम करते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। अगर नेगेटिव एनर्जी का रेशियो ज़्यादा है अगर वो, तो फिर आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में हर जगह वो हावी हो जाएगी, ओके। और प्लैनेट्स की जो एनर्जी है उससे भी ज़्यादा एनर्जी है आँखों की और दिल की। अगर किसी की नज़र लग जाए तो बंदे की जान निकल जाती है, और दिल की एनर्जी, किसी की हाई लग गई तो आपकी पूरी ज़िंदगी की, आपकी पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा के एंड ऑफ द डे बंदा गलती करते रहता है, हम लोग ह्यूमन हैं, हमसे गलती होती रहती है। गॉड से आप माफ़ी मांग लो, तौबा कर लो, तो गॉड क्या करता है, एक झटके में आपके आसपास जो बैड एनर्जी है उसको वॉश आउट कर देता है, वो आपको धो देता है, प्योर कर देता है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो आने वाली मुसीबतें होती है वो आपके ऊपर नहीं आती, आप बच जाते हो। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो देखा, हमने जो समझा एस्ट्रोलॉजी के बारे में, हमने यूनिवर्स के बारे में देखा, हमने हाउसेस के बारे में देखा, हमने प्लैनेट्स के बारे में देखा, हमने बर्थ प्लैनेट के बारे में समझा, एक दो सेलिब्रिटी के प्लैनेट्स को लेके कुछ बातें की, ओके। उसमें सैटर्न का हमने इम्पोर्टेंस समझाया, अच्छा करना, बुरा करना किस तरह से आपकी लाइफ में इम्पेक्ट करता है, ये सब हमने समझा। और ये जो हमने डिस्कस की, ये एस्ट्रोलॉजी जो थी वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैंने आपको बताया। एस्ट्रोलॉजी में जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो हिंदू शास्त्र के हिसाब से, हिंदू लोगों के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी इस तरह से होती है, ओके। हर राशि के अंदर, हर राशि के अंदर एक ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जिनको नक्षत्र बोलते हैं, ओके। तो वो एक अलग से बहुत डीप में जाके आप स्टडी कर सकते हैं, मगर मेरा जो पर्पज़ है, मैं जो बताना चाहता हूँ आपको, एस्ट्रोलॉजी सिखाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट करें
ओके, मेरा पर्पस इतना ही था कि बस आप बुरे काम करने से दूर रहे। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पूरा वजूद, पूरा दारोमदार सितारों पे टिका हुआ है। उनका एक अजीब सा कैलकुलेशन है। वो समझते हैं कि अगर प्लेनेट की कुछ हालातों में अगर कुछ काम को अंजाम दिया जाए तो वो कुछ बड़ा हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा। देखिए, खुदा की मर्जी के बिना, अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। मगर फिर भी इन लोगों की एक कोशिश होती है। ओके, तो यही वीडियो में मैं आपको एक चीज़ रिवील करूंगा, एक सीक्रेट आपको बताऊंगा कि इन लोगों ने फाइनल आवर के लिए, अपने मसीहा के लिए कौन सी डेट सोच के रखी है। मेरा जो इशारा है यहूदियों की तरफ है, इज़राइल की तरफ है, और इनका जो मसीहा आने वाला है दज्जाल, क्रिश्चियन लोग उसे लूसीफर कहते हैं और हिंदू शास्त्र में उसे कल्कि अवतार कहते हैं। मैं आज यही वीडियो में वेरी क्लियरली आपको बताऊंगा कि उनका कैलकुलेशन क्या है। ओके, बाकी तो देखिए खुदा बेहतर जानता है। हम लोग सिर्फ चीज़ों को 1 + 1 = 2 कर सकते हैं। ओके, मगर गॉड हमसे बेहतर जानता है कि कौन से वक्त पे क्या चीज़ होना है, कब होना है, कैसे होना है, किस वजह से होना है। सो ही डू बेटर प्लान देन अस बिकॉज ही इज़ फाइनली आवर क्रिएटर, राइट। तो बस इतना याद रखिए कि प्लैनेट्स सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो कभी किसी का फ्यूचर नहीं बताता। वो कभी भी किसी का फ्यूचर नहीं बताता, कभी भी किसी का फ्यूचर बनाता नहीं है, ना तो कभी किसी का फ्यूचर बिगाड़ता है। ओके, ये सारी चीज़ें फाइनली आप पे डिपेंड करती है कि आप एनर्जी का किस तरह से यूज़ करते हैं। ओके, आगे आपके जो बुजुर्ग है उसने कुछ गलत काम किए हैं जिसकी भरपाई आप कर रहे हैं तो करिए, आप अच्छे काम करिए तो उनके जो गुनाह है, उनके जो सीन है वो भी धुल जाएंगे। तो थिंग्स विल बिकम मोर इक्वल, and will be into your favors. फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखना कि प्लैनेट्स जो है उनका काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना। वो सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और वो एनर्जी जो बर्थ प्लैनेट्स जो होते हैं वो आपका एक रोड मैप होता है कि वो आपको बताते हैं कि अगर आप हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं आपकी हेल्प करने के लिए, अगर आप सीधे सीधे चले, आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करते रहे, अच्छे काम करते रहे, तो आप अपनी कामयाबी की ओर पहुंच जाएंगे। मगर फिर भी अगर आपने बुरे काम किए तो फिर आप अपनी कामयाबी की ओर, अपनी डेस्टिनी की ओर नहीं बढ़ सकते। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि समझो आपको खाना पकाना है, तो जब आप अपना चूल्हा जलाओगे, गैस आप स्टव ऑन करोगे, तो आपको मालूम है कि अगर आपको चाय बनानी है, आपको खाना बनाना है, तो आपको कितना फ्लेम रखना है, मीडियम फ्लेम रखना है, हाई फ्लेम रखना है, लो फ्लेम रखना है। आप जानते हैं, आपको मालूम है आपको कितनी एनर्जी किस तरह से यूज़ करनी है, तभी आपका खाना अच्छी तरह से पकेगा। अगर आपने हाई फ्लेम कर दिया तो खाना जल जाएगा। तो बस प्लैनेट्स का काम भी यही है, प्लैनेट्स की एनर्जी को भी आपको सही तरह से यूज़ करना है। ओके, और अपने काम को अंजाम देना है और फिर खुदा की ओर आपको बढ़ना है, अल्लाह की तरफ बढ़ना है और उसको बताना है कि आपने जो मेरे लिए फैसिलिटी क्रिएट करके रखी है दुनिया में, मैंने इसका इस तरह से यूज़ किया और मैं आपकी ओर पहुंचा, है ना। मगर आप उसका सही यूज़ नहीं करोगे, परेशान रहोगे ज़िंदगी में, इधर उधर भागते रहोगे, चीज़ें भी आपको परेशान करती रहेगी, है ना, क्योंकि आपने ज़िंदगी को कभी समझा ही नहीं है। आप उलझे रहे पूरी ज़िंदगी लोगों की बातों में, पॉलिटिकल टेंशन में, इकोनॉमी क्लैश में, सब चीज़ों में आपने आपको फंसाए रखा, तो आपके पास वक्त ही नहीं था। आप उलझे रहे, आप इधर उधर भागते रहे। अगर जैसे मैंने बताया, कुछ लोग ये पत्थरों में, प्लैनेट्स में अपना फ्यूचर देखते हैं, उनको लगता है कि ऐसा ऐसा होगा,
उनका एक अजीब सा कैलकुलेशन है। तो देखिए, हमने जो अभी तक बात की प्लैनेट्स का इम्पैक्ट हमने ह्यूमन लाइफ पे डिस्कस किया, मगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि प्लैनेट्स जो है बहुत शॉर्ट में बताऊँगा, क्योंकि मुझे जो कहना है उसका कुछ मकसद है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा कि वर्ल्ड पे प्लैनेट्स का इम्पैक्ट क्या होता है। तो दोस्तों, प्लैनेट्स का अपने ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट देखा, समझा। ओके, अभी वर्ल्ड पे इसका कैसे किस तरह से इफ़ेक्ट होता है मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर यूनिवर्स में ये जो प्लैनेट्स जो घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, अगर ये सारे प्लैनेट्स एक जगह पे इकट्ठा हो जाए, एक हाउस में एक एरिया में अगर इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ से अगर ये सारे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो दुनिया के लिए ये अच्छी साइन नहीं होती। ये एक दुनिया में एक जलजला पैदा करता है। और यहूदी जो लोग हैं, इजरायली जो लोग हैं, जिनका पूरा वजूद जो सितारों पे टिका हुआ है, वो क्या करते हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि कब सारे प्लैनेट्स इकट्ठा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने काम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। वो दुनिया में कुछ ऐसी तबाही लाने की कोशिश करेंगे। तो उससे क्या होता है, अगर थोड़े हालात में अगर नुकसान होना होता है, तो उनके मंसूबों की वजह से और प्लैनेट्स की एनर्जी की वजह से वो जो जो प्रलय है, वो जो मुसीबत है, वो बहुत बड़ी हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे चलो मैं आपको बताता हूँ। स्पेनिश फ्लू का आप डेट देख लो, 1918 1920। ओके, तो मैं यहाँ पे 1919 टाइप करता हूँ और एंटर मारता हूँ, प्रोसीड करता हूँ। तो आप देखेंगे ये वक्त पे आप प्लेनेट की पोजीशन देखिए। जब स्पेनिश फ्लू हुआ था, सारे प्लैनेट्स एक जगह पे हो गए थे। तो जब सारे प्लैनेट्स एक जगह पे होते हैं तो सारी बीमारियां आती है, जलजले आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं दुनिया में। तो ये कभी भी अच्छी साइन नहीं रही। अभी अपना कोविड-19 की ही बात कर लेते हैं। कोविड-19 की आप बात करें तो मैं चलो एक डेट डालता हूँ, 2020, ये जब पूरे दुनिया में फैल गया अप्रैल में। ओके, ये एक डेट डालता हूँ। तो आप देखेंगे कि उस वक्त भी जो बड़े हैवी प्लैनेट्स है यूनिवर्स के, प्लूटो है, जुपिटर है, सैटर्न है, मार्स है, ये सारे एक जगह इकट्ठा हो गए। तो ये सारे जब एक जगह इकट्ठा हो गए तो दुनिया में जो कोविड-19 था वो इस तरह से फैला कि अब तो दुनिया में इस तरह से ये वायरस फैला है कि नाक में दम ला के रख दिया है। हर कंट्री अपना पैसा पसीना सब कुछ बहा रहा है। अभी देखिए, मंसूबों की बात करें तो जैसे इजराइल जैसी कंट्री है जो दुनिया की बर्बादी देखती है। ओके, तो वो लोग या कोई भी, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं है कि भाई ये कोविड एक नेचुरल डिजास्टर है या किसी कंट्री की साजिश है या किसी ने कुछ किया है। मगर ये लोग क्या करते हैं, ये प्लैनेट्स कब इकट्ठा होने वाले हैं एक खास तौर पर देखा जाता है, और इस टाइम को ध्यान में रख के दुनिया में एक प्रॉब्लम खड़ी की जाती है, जिसकी वजह से वो छोटी सी प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है कि ह्यूमन लाइफ, फिर आप समझो, तो ह्यूमन लाइफ है, आप समझो उनकी कुछ वैल्यू नहीं रहती। हर जगह पे आप देखो तो बर्बादी ही और बर्बादी नज़र आती है। फिर आपको और एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आप वर्ल्ड वॉर 2 की डेट देख लें। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था 1939 सितंबर 1। तो हम यहाँ पे वो एक डेट डालते हैं, 1939 सितंबर 1, या अक्टूबर डालते हैं, क्योंकि तब तक उसने बहुत जोर पकड़ लिया था वर्ल्ड वॉर ने। तो आप देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त भी प्लैनेट्स आप देख सकते हैं कि सारे बड़े बड़े प्लैनेट एक जगह इकट्ठा हो गए हैं।
तो इस तरह से जब यूनिवर्स में प्लैनेट्स एक तरह इकट्ठा होते हैं तो वो एक अजीब सी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी दुनिया पे पैदा होती है। ओके, और इसके दौरान अगर कोई बंदा अपने किसी मंसूबे को और या अपने किसी चीज़ को अंजाम देना चाहता है तो वो छोटी सी छोटी मुसीबत बहुत बड़ी बन जाती है। और फाइनली ये वीडियो का जो पर्पज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहूदी लोगों का, इल्यूमिनेटीज़ लोगों का, इनका एक अकीदा है और इन्होंने एक डेविल मार्क दिया है 666 का। तो ये 666 का मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप यहाँ पे एक डेट डालेंगे 2060 जून 6, जहाँ पे 666 36 आते हैं, और जब आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि प्लैनेट्स की पोजीशन किस तरह की है। तो दोस्तों 2060 में हमारी तो ज़िंदगी तब तक रहेगी नहीं। आप अभी से कैलकुलेट करें तो 40 साल के आसपास का वक्त है, जिस वक्त सारे प्लैनेट्स इकट्ठा हो जाएंगे, एक अजीब सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी और दुनिया में बहुत तबाही आएगी, बहुत प्रलय आएगा। और हो सकता है उसी वक्त क्रिश्चियन जिसको लूसीफर कहते हैं, मुसलमान जिसे दज्जाल कहते हैं और हिंदू लोग जिसे कल्कि अवतार कहते हैं, ये लोग उस मुसीबत को वेलकम कर सकते हैं। ये इन्हीं की कैलकुलेशन है जिसमें मैंने अपना थोड़ा सा नॉलेज लगा के ट्राई किया, तो मैं इस जगह पे पहुंच पाया हूं। तो बाकी आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपका क्या कहना है इसके बारे में और आप मुझे बताएं। ओके दोस्तों, इस दुनिया में आपने, मैंने, हमारे परिवार ने, हमारे लोगों ने, हमारे समाज ने, हमारी कंट्री ने, हमारे पड़ोसी मुल्कों ने, पूरी दुनिया ने कुछ लोगों की पॉलिटिक्स की वजह से और कुछ लोगों के कुछ फालतू अकीदे की वजह से, दुनिया पे राज करने की चाहत की वजह से हम लोगों ने बहुत सहा है, बहुत बर्दाश्त किया है। और सही में देखा जाए तो यही दुनिया है। खुदा हमारा इन्हीं मुसीबतों के बीच में हमारा इम्तिहान लेता रहता है। वो चुनता रहता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। हमें तो सिर्फ बस अपना ईमान संभाल के रखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक बात हमेशा याद रखें कि वीडियो ये जो बनाया है मैंने एस्ट्रोलॉजी का, ना तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाना चाहता हूँ, ओके, और मैं ना इसको प्रमोट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इतना समझें कि प्लैनेट्स सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बाकी उनका किसी के फ्यूचर के साथ कोई लेना देना नहीं। और ये एनर्जी का यूज़ करके कुछ लोग दुनिया में किस तरह से तबाही ला सकते हैं, बस ये मैं आपको बताना चाहता था और मैंने ट्राई की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आगे कोशिश करूँगा कि आपको कुछ और डिटेल और कुछ और मालूमात आपको मैं दे सकूँ। यही मेरी ख्वाहिश रहेगी। शुक्रिया, और मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोगों के पास ये मैसेज पहुँचाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।